बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका अकाउंट्स है ओ लेवल का 7707 पेपर कोड है, ठीक है। और इस पेपर के अंदर जब एग्ज़ाम होगा आपका तो दो हिस्सों में पेपर 1 और पेपर 2 इसके दो पेपर्स हैं। एक है पेपर 1 में वो पूरा MCQs का है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और टोटल आपके जो मार्क्स बनेंगे वैसे तो 135 मार्क्स का आपका पूरा पेपर 1 पेपर 2 मिला के, लेकिन उस टोटल 135 मार्क्स में से 30% जो है वो आपका रिजल्ट जो है वो इसका पेपर 1 का बनता है और बाकी 70% बनता है, ठीक है। अच्छा, इसकी आउटलाइंस को देखने का सच कोई फ़ायदा है नहीं, बस नाम पढ़ लेते हैं ज़्यादा, क्योंकि बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, इसका कुछ पता ही नहीं है और सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर वही बेसिक पिलर्स अकाउंटिंग के समझ लो क्या हैं, वो इंट्रोडक्शन है सारी इसकी टर्मिनोलॉजीज का। सोर्सेज एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा के अकाउंटिंग की जाती है, अकाउंटिंग हिसाब किताब को कहते हैं, तो हिसाब किताब जो है वो किन डॉक्यूमेंट्स को देख के किया जाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं वो इसमें देखेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ये सब कुछ जो है ये विद इन द कोर्स जब स्टार्ट करते हैं हम तो समझ में आएगा, इसको अभी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, बिल्कुल एक बेसिक स्टार्ट लेते हैं, जनरली एक कॉमन सेंस वाला स्टार्ट। अकाउंटिंग का मतलब, इस लफ्ज़ का मतलब क्या हो सकता है? हाँ जी, हिसाब करना, हिसाब किताब, ठीक है ना, हिसाब देना। जैसे कि टू अकाउंट फॉर समथिंग, you have to account for whatever you did with my money. If I'm the owner and you are an accountant, so I'll ask you, I gave you money, account for that money. सही, that's what you do accounting for. सही। So accounting के अंदर बहुत सबसे one of the most important, मैं बाद में भी शायद ये बात रिपीट करूँगा, one of the most important assumptions while studying accounting is that you are not the owner. Even if you are the owner, just think you are not the owner. Rather you are an accountant of the business. ठीक है, अकाउंटेंट हो मतलब एक एम्प्लॉय हो जो कि हिसाब किताब करके ओनर को हिसाब किताब देगा, रिपोर्ट करेगा। मेन जो इसके अंदर है ना, जिसको आप रिपोर्ट करते हो अकाउंटिंग का पूरा हिसाब किताब किसको देते हो, वो ओनर है जिसका पैसा लगा है बिजनेस में, ठीक है। और भी हो सकते हैं, लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं, हो सकता है उधार पे पैसा लगाओ और वो लाइबिलिटीज आपका खाता मांग रहे हो कि भाई दिखाएं आपकी क्या ऑलरेडी खाता कितना है, कि आप हमसे और बैंक, आप बैंक के पास गए लोन लेने के लिए, बैंक कहता है बिजनेस को मैं लोन दूं, इससे पहले बैंक कहेगा आप अपना खाता दिखाएं, अपने अकाउंट्स दिखाएं, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे ये लोन देना है कि नहीं। तो किसी और को भी दिखा सकते हैं हम, टैक्स अथॉरिटीज को दिखाने पड़ते हैं अकाउंट्स, तो ये बताने के लिए कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ और उस प्रॉफिट पे हम जो टैक्स दे रहे हैं वो इतना बनता है, ठीक है। तो और भी यूजर्स होते हैं अकाउंट आपके खाते के, लेकिन मेन जो प्रिंसिपल यूजर है वो कौन है, ओनर, ठीक है। एंड दो इवन इफ यू आर अ सोल प्रोप्राइटर, अगर आप सिंगल ओनर हो और खुद ही सारा अपना हिसाब किताब करते हो पैसे का, फिर भी आप अपना ओनर वाला जो रूप है वो बिजनेस के बाहर रखोगे और ऑफिस के अंदर एक अकाउंटेंट बन के बैठोगे एज इफ कि यू आर एन एम्प्लॉय, ठीक है। तो कुछ इसकी हमने ये बता दिया, हमारा टारगेट मेनली टारगेट जो है ओनर है जिसको हमें रिपोर्ट करना है। व्हाट डू वी हैव टू अकाउंट फॉर? ओनर इज स्पेंडिंग मनी, इस मनी को अब मैं फाइनेंस बोल देता हूँ। ओनर इज प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू द बिजनेस, ठीक है। लेट्स सपोज ओनर ने $100,000 दिया, ठीक है, बिजनेस को, बिजनेस में पैसा आया, सही है। और उस पैसे से अब क्या क्या हो सकता है, बिजनेस बहुत सारे एसेट्स असासा खरीद सकता है, फर्नीचर लेगा, इक्विपमेंट लेगा, ठीक है, और बहुत सारा मर्चेंडाइज भी लेगा और फिर वो मर्चेंडाइज आगे बेचेगा, जब आगे बेचेगा तो फिर उससे पैसा भी रिसीव होगा, तो परचेजेस करता है, सेल करता है, एम्प्लॉय जो काम कर रहे होंगे उसको सैलरी देंगे। शुरुआत में तो पहले मंथ तो बिजनेस अभी बेचना शुरू करेगा ना, मालूम हो सकता है पहले मंथ कुछ बेचे भी ना, तो पैसा शुरू में चाहिए होता है ना, वो पैसा कौन दे रहा है, ओनर दे रहा है। तो ये जो $1,00,000 का पैसा है ये बिजनेस के अंदर काम आएगा आपकी, आपको नॉन करंट एसेट्स खरीदने में। नॉन करंट एसेट्स मैं समझा दूंगा क्या है, लेकिन फिलहाल यूँ समझ लो जितना भी आपका इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, या आपका बिजनेस प्रोडक्शन की कोई फैक्ट्री है बहुत बड़ी,
तो उसमें जो प्लांट एंड मशीनरी है जिसके जरिए आप कुछ प्रोड्यूस करते हो, असेंबल करते हो, जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है सारे, वो सारे आपका जो है नॉन करंट एसेट के अंदर आता है। इसके अलावा आपके करंट एसेट्स भी हैं, जो मतलब बैंक में पैसा रखा होगा, ये कैश है, ये खुद ये सारे का सारा कैश, अगर बैंक में रखा हुआ है तो भी करंट एसेट है, या कैश की फॉर्म में तो भी करंट एसेट है, ठीक है ना। तो आपका इस 1 लाख में से कुछ सामान आ जाएगा, बाकी करंट एसेट में रह जाएगा। फिर उसमें से पेमेंट्स होगी एक्सपेंसेस की, ठीक है। इसके अलावा और माल भी आ सकता है उधार पे, फिर वो माल और बेचा जा सकता है, ठीक है। वो जो माल बेचेंगे तो उससे पैसा रिसीव होगा। अब बिजनेस रोलिंग में आ जाएगा, अब ओनर के पैसे की जरूरत नहीं, क्योंकि बिजनेस अब कितना अपने पैरों पे खड़ा हो गया। फिर ओनर को 5-6 महीने बाद पैसा निकलवाना हुआ बिजनेस से, चलो इतना प्रॉफिट हो रहा है, मुझे पैसा निकलवाना है बिजनेस से, तो उसका भी हिसाब किताब रखना है कि ओनर ने 1 लाख दिए थे लेकिन निकलवा भी लिए इतने पैसे उसमें से, ठीक है। और उस 1 लाख में से नहीं निकलवाता ओनर, वो जो प्रॉफिट हो रहा होता है ना, प्रॉफिट में से निकलवाता है, ठीक है। 1 लाख तो उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, वो कोशिश करता है ओनर ना निकलवाए वो पैसा, और उसके ऊपर उस 1 लाख का जो माल खरीदा और उसको बेचा, उसके ऊपर जो मुनाफा हो उसमें से ओनर निकलवाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पहला जो 1 लाख डॉलर दिया वो तो प्लांट एंड मशीनरी में लग गया, वो तो बिजनेस सेटअप करने में लग गया सारा, तो ओनर वो 1 लाख कैसे निकलवाएगा, कैश की फॉर्म में रखा थोड़ी है। और उसमें से चंद रुपए जो बचेंगे वो भी नहीं निकलवा लेगा ओनर, कहेगा वो तो बिजनेस को रोलिंग करने में चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए ना बिजनेस में। सो ये जो सारा हिसाब किताब है कि ओनर से पैसा आया, क्या खरीदा गया, उसमें से क्या बिजनेस यूज कर रहा है, उसके अलावा ऐसी चीजें जो खरीदी बेचने के लिए तो वो बेच दी बिजनेस ने, और बेच के जो प्रॉफिट कमाया और जो सैलरीज वगैरह दी वो सब माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट कमाया नहीं, तो वो प्रॉफिट में से फिर मतलब वो प्रॉफिट कितना बचा, ओनर फिर पूरे साल कितना पैसे लेके गया था, उस सब का हिसाब किताब आप ओनर को एक तरफ लिखते चले जाते हो। ये कब लिखते हो, ये जब आपकी बिजनेस एक्टिविटी हो जाती है तब लिखते हो। बिजनेस एक्टिविटी जैसे ही होती है किसी किस्म की तो उसको आप रिकॉर्ड करते हो, तो उसकी होती है अकाउंटिंग, ठीक है। या मैं कहता हूं चलो बुक कीपिंग, फिलहाल आपने बुक्स में लिख दिया, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी मतलब ओनर ने 1 लाख डॉलर्स दिया तो अपने अकाउंट्स में लिख दिया, बुक कीपिंग कहलाएगी, ठीक है। उसमें से 50,000 डॉलर का प्लांट एंड मशीनरी आ गया तो वो भी लिख दिया। फिर 20,000 डॉलर का रॉ मटेरियल खरीदा, वो भी लिख दिया। पहले महीने का यूटिलिटी बिल इतना पे किया, मे बी $2,000, वो भी लिख दिया। समझ रहे हो, सारा लिखते चले जा रहे। दिस इज कॉल्ड बुक कीपिंग। ये कब कब हो रहा है, जैसे जैसे बिजनेस एक्टिविटी होती जा रही है। 1 महीना गुजर गया, 1 महीने का बिल आ गया तो आपने पूरा कंज्यूम किया ना बिल बिजली का, और फिर वो जैसे बिल आया उसको आपने पे किया, तो पे किया बिजनेस एक्टिविटी हो गई। ओनर ने जिस दिन पैसा दिया वो भी एक बिजनेस एक्टिविटी है। तो ये तमाम बिजनेस एक्टिविटीज को हम नाम देते हैं, एक स्पेशल नाम है इसका, कहते हैं ट्रांजैक्शन। क्या? ट्रांजैक्शन। जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है या जो भी कोई वैल्यू एक्टिविटी है कि जिसमें कोई गुड्स, सर्विसेज या कैश हैंड्स एक्सचेंज करता है, तो एक ट्रांजैक्शन बन जाती है। सही, जरूरी नहीं है, वैसे पैसे की बात नहीं कर रहा मैं, कहूँ कि जहां पैसे की लेन देन आ जाए वो ट्रांजैक्शन है। ऐसा हो सकता है कि मैंने आपको पढ़ाया, सही, आपने सर्विसेज ले ली मेरी, उसके बदले आपने उस सर्विसेज के बदले मुझे कैश नहीं दिया, बल्कि मे बी आपने कोई अपना असासा दे दिया, कोई और दूसरा एसेट दे दिया, ठीक है। या मे बी आपने पैसे ही नहीं दिए, उधार रखा, तो उधार भी रहेगा तो लिखूंगा तो सही ना खाते में, ट्रांजैक्शन तो हुई ना। क्या ट्रांजैक्शन हुई? मैंने आपको सर्विस रेंडर की और उसके बदले आपसे मुझे राइट टू रिसीव मनी है, तो पैसा रिसीव ना हो जाए लेकिन राइट टू रिसीव मनी तो बाकी है मेरे पास, तो पैसा रिसीव करने का जो हक है वो भी तो एक मेरे पास आया और उसके बदले मैंने सर्विसेज दी, तो ये ट्रांजैक्शन की फॉर्म बन गई, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन, हर बिजनेस एक्टिविटी को आप बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। और बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसे ही हो जाए उसको रिकॉर्ड करना होता है, बुक कीप करना होता है, ठीक है। और बुक कीपिंग क्यों लिखा है, अकाउंटिंग क्यों नहीं लिखा? आप यूं समझो, अकाउंटिंग जो है एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है, उसके अंदर बुक कीपिंग एक स्टेज है, समझ लो, बहुत अहम स्टेप है बुक कीपिंग। लेकिन सिर्फ बुक कीपिंग नहीं होता अकाउंटिंग में। बुक कीपिंग का मतलब तो ये कि आपने सिर्फ रिकॉर्ड किया, सब सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करना होता, आपने उसको समराइज करना होता है ताकि आप ओनर को एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में दिखा सकें। तो आपने इसको रिपोर्ट भी करना होता है, अकाउंटिंग में रिपोर्टिंग भी आता है। रिपोर्टिंग का मतलब ये कि अब ये जो सब कुछ आपने बुक रिकॉर्ड्स सारे खाते लिखे हैं अपने पास,
और उनको समअप किया है, समराइज किया है, वो समराइज्ड जो अच्छे से फॉर्मेट में लिखे हुए तरीके से आप जो है ओनर को दिखाते होते हैं, तो ये रिपोर्टिंग कहलाता है। जवाबदेह होना रिपोर्टिंग का, अकाउंटिंग का मतलब भी जवाब देना होता है, रिपोर्टिंग का मतलब बाकायदा आप कि कोई चीज रिपोर्ट करो कि ये हुआ पूरे साल। तो जाहिर है पूरे साल की रोज की कितनी ट्रांजेक्शन, अगर एक एक ट्रांजेक्शन देखनी होती है ओनर ने, तो वो तो आपसे मतलब वो ना आप ओनर को दिखाओगे और ओनर को देखनी होगी खुद मांगेगा, ठीक है। आप ओनर को दिखाते हो एक सिंगल पेज या 3-4 पेजेस में मबनी एक रिपोर्ट, समझ लो जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, जो ओनर देख के समझ जाता है ठीक है कितना प्रॉफिट हुआ और मेरे पास अभी एसेट्स कितने हैं, मेरा कैश फ्लो कितना है, सही, ये सारी चीजें ओनर को दे। लेकिन ओनर को अगर बाल की खाल निकाली, मतलब पीछे उसकी बैक एंड वर्किंग पे जाना, तो ओनर के पूछेगा प्रॉफिट कैसे निकला, तो आप बताओगे प्रॉफिट ऐसे निकला कि हमारी सेल्स हुई थी, एक्स नंबर है कोई भी, और उसके अंदर से हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस हुई कि जो हमने माल बेचा था उससे खरीदार माइनस किया और दीगर तमाम एक्सपेंसेस माइनस किए तो प्रॉफिट मिला। तो वो सारे एक्सपेंसेस पर अलग अलग देखेगा, उसमें से कोई एक्सपेंस उसका आउट लगेगा तो बताएगा ये एक्सपेंस कहाँ से आया बताओ, सैलरीज इतनी सारी क्यों है, फिर वो सैलरीज की ट्रांजेक्शन के अंदर अब एक एक में चला जाएगा, वो जिसमें जाना चाहेगा फिर वो अपनी मर्जी से जा रहा है, तो वो सारा खाता हमारे पास मौजूद होना चाहिए बैक एंड पे। हम तो सारे खाते का समराइज्ड फॉर्म दे रहे हैं ना ओनर को, लेकिन ओनर चाहे तो खाता खुलवा सकता है, ठीक है। लेकिन कौन सा ओनर, सोल प्रोप्राइटर का, पार्टनरशिप का, कंपनी का नहीं, कंपनी का एक एक ओनर अगर पूरा खाता खुलवाने लग गया ना तो बात नहीं, क्योंकि कंपनी के जो ओनर होते हैं शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स तो सैकड़ों हजारों की तादाद में होते हैं, तो शेयर होल्डर्स उससे बेहतर हक दे देते हैं ऑडिट फर्म्स को। ऑडिट फर्म्स का काम है कि पूरे पूरे खाते चेक करना, शेयर होल्डर्स एक समरी को चेक करते हैं बस, शेयर होल्डर्स को होता है कि बाकी सब ये ऑडिट होकर आ रहा है, हमें ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। लेकिन ओनर जो सिंगल ओनर होता है या पार्टनर होता है वो तो अकाउंट्स पूरे पूरे फिर भी देख लेता है। सो पॉइंट इज, कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन अगर होती है तो आपने उसको रिकॉर्ड करना है, अकाउंटिंग का एक हिस्सा वो है, फिर उसको समराइज बाद जब पूरे साल की ट्रांजेक्शन जमा हो जाए, उमूमन पूरे साल की, आप हर महीने भी जमा करके समराइज कर सकते हो अगर आपका ओनर हर महीने का प्रॉफिट देखता हो। उमूमन बड़े बिजनेसेस में पूरे साल होता है, होती है एक्टिविटी, हाफ ईयरली होती है, क्वार्टरली होती है कि हर 3 मंथ्स में प्रॉफिट देखते हैं। हर मंथ करना फिर वो थोड़ा मैं फिर आगे समझाऊंगा कि हर मंथ करना कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, वो फिर बात करेंगे उसके ऊपर। तो इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन से हम स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट, और हमारा जो फर्स्ट इसके अंदर टॉपिक है द फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हमारे सिलेबस के अंदर भी द फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग है। इसके अंदर बेसिक इसकी डेप्थ क्या है, आउटलाइंस की, अकाउंटिंग का पर्पस क्या है, जो मैंने बेसिकली आपको ऊपर ऊपर से बता दिया। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, ये दो मेन इसके इस यूनिट के दो मेन हेड्स हैं, द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, द अकाउंटिंग इक्वेशन, तो उसमें द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग पे आ जाते हैं। सबसे पहला तो है बुक कीपिंग, रिकॉर्ड करना, ठीक है ना। बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग लिखा है, लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे अकाउंटिंग इज एन अम्ब्रेला टर्म, बड़ी टर्म है, थोड़ी ब्रॉड टर्म है, जिसके अंदर बुक कीपिंग इज जस्ट अ चाइल्ड ऑफ अकाउंटिंग कह लो, चाइल्ड फैक्टर है। ये दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, और अकाउंटिंग एक ब्रॉडर टर्म, ब्रॉडर का मतलब ये कि एक स्टेज ऊपर की टर्म है वो, ये अकाउंटिंग जो टर्म है वो मैंने समझा दी कैसे। तो बुक कीपिंग इज व्हाट, इज इट्स लाइक अ डायरी, एक बंदा अपनी जो रोज की एक डायरी रखता है ना कि आज मैंने ये किया ये किया ये किया ये किया, तो एक डायरी है। बुक कीपिंग भी बिजनेस की डायरी है, क्या हमने आज इतने का माल खरीदा, फलां सप्लायर को से माल खरीदा और पहले की उसको पेमेंट कर दी हमने, इस दफ़ा नए माल की इतनी पेमेंट बाकी है, कस्टमर को उधार पे माल बेचा, एक दूसरा पुराना कस्टमर, उससे इतना पैसा आ गया तो उसका हिसाब किताब क्लियर हो गया, आज बिजली का बिल पे किया गया। तो सारे ये जो ट्रांजेक्शन्स आप लिखते चले जा रहे हो, ये सारी आपकी बुक कीपिंग का हिस्सा है। लेकिन ट्रांजेक्शन्स को ऐसे जुमलों की फॉर्म में नहीं लिखता, आप आगे उसको रिकॉर्ड करते हो, फॉर्मेट में भी बताऊंगा कैसे करते हो। तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक हिस्सा है, तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग को आपस में कंफ्यूज करने से बेहतर है आप समझो अकाउंटिंग इज अ पेरेंट एलिमेंट, बुक कीपिंग इज अ चाइल्ड एलिमेंट, ठीक है। और जब इसको आप रीड करोगे पैराग्राफ पे समझ जाओगे, डिफरेंस भी यहाँ पर लिखा हुआ। बुक कीपिंग जो काम है वो उमूमन एक क्लर्क का होता है, जैसे कि वो हिसाब किताब करता है रोज का, इतना माल आया, इतना गया, इतना आया, इतना गया, इतना आया, इतना गया। ये क्लरिकल वर्किंग कहलाती है, जिसमें आप बहुत ही बेसिक किस्म के खाते खोल रहे होते हैं। अकाउंटिंग का काम इतना बेसिक नहीं, एक अकाउंटेंट का काम ये तो है ही, अकाउंटेंट के डोमेन में बुक कीपिंग भी आता है, लेकिन उसका काम उससे दर्जे ऊपर भी है। उसने ओनर को एक समराइज फॉर्म में देना है, और सिर्फ समराइज फॉर्म में ही नहीं देना पूरे खाते को, उसने एनालिसिस भी करना है कि पिछले साल प्रॉफिट कितना था, इस साल कितना हुआ, कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी जो मोस्ट प्रॉफिटेबल है,
कौन सी सर्विसेज या कौन से एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनकी सबसे ज़्यादा सैलरी है, ठीक है। ये सारा जो एनालिसिस होता है कि हमारे पास हमारा जो है ना आने वाले 3 सालों बाद कितना प्रॉफिट पॉसिबल है, खैर वो तो फिर बजटिंग में आ जाता है अकाउंटेंट का, फिर वो भी काम अकाउंटिंग का ही होता है कि जो हो गया उसकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना और जो होगा आगे जाके उसकी बजटिंग करना। तो ये अकाउंटेंट के एक फंक्शन के अंदर बहुत सारी इस जॉब के अंदर चीज़ें आती हैं, ठीक है। जबकि एक बुक कीपर जो है वो भी अकाउंटेंट ही होता है, लेकिन वो बिल्कुल ही निचली सतह की जॉब होती है। अच्छा जी, पर्पस ऑफ मेजरिंग बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस, क्या वजह होती है बिजनेस का प्रॉफिट लॉस मेजर करने की। तो पहले तो प्रॉफिट लॉस तक पहुंचता कैसे अकाउंटेंट, ये वॉक थ्रू देखो। बिजनेस की कोई ट्रांजेक्शन होती है, कोई एक्टिविटी होती है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है पहले। अब मैं बुक कीपर का लफ्ज यूज नहीं करूंगा, अब अकाउंटेंट का लफ्ज यूज करूंगा, उसमें समझ जाना बुक कीपिंग बिल्कुल पहला रिकॉर्डिंग वाला फंक्शन है। हर ट्रांजेक्शन को पूरे साल रिकॉर्ड किया गया, ठीक है, और वो पूरे साल की रिकॉर्डिंग को फिर समराइज किया गया। जैसे पूरे साल सैलरीज कितनी गई, अब कितनी दफा गई होंगी, साल में 12 महीने होता है और माहाना सैलरी जाती है अगर, तो 12 दफा गई होगी, तो पूरे साल की 12 दफा की सैलरी, 12 दफा के यूटिलिटी बिल्स, ठीक है। इसी तरह वो पूरे साल के जो भी मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हुए हैं, जो भी एडमिन एक्सपेंसेस हुए हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस हुए, वो सारे जमा करके। अच्छा, पूरे साल जो माल बिका है, रोज बिक रहा है माल, तो रोज 20-20 25-25 कस्टमर्स आके माल खरीद के जा रहे हैं, तो हर कस्टमर जो माल खरीदते जा रहे हैं वो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है। तो रोज के 25-25 30-30 बिजनेस ट्रांजेक्शन है। कुछ बिजनेसेस की रोज की हजारों ट्रांजेक्शन होती है, जैसे कि कोई सुपर स्टोर की मिसाल लें तो उनके बिजनेस की हजारों ट्रांजेक्शन होती है कि 5 वो लगे होते हैं पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल्स, 5 पॉस लगे हुए हैं, पॉस मशीन हैं, हर पॉस मशीन के ऊपर एक बंदा जो है ना वो बिल बना रहा है, चार्ज कर रहा है जो, और हर मशीन के ऊपर रोज के मिसाल के तौर पे अगर 200-250 कस्टमर्स भी डील होते हो तो 1250 कस्टमर रोज के हो गए, सही है। और हर कस्टमर के तमाम माल को अगर हम एक ट्रांजेक्शन भी गिने, हालांकि वो एक नहीं होती, आप उसको अलग अलग भी कह सकते हो, लेकिन चलो वो तमाम माल उसका जो उसने खरीदा, उसका जो टोटल बिल बना वो एक ट्रांजेक्शन कहलाया। तो हर पॉइंट ऑफ सेल, 5 पॉइंट ऑफ सेल है, हर पॉइंट ऑफ सेल जो है 200 कस्टमर्स को डील करता है, तो 5 पॉइंट ऑफ सेल 1000 कस्टमर्स को डील कर रहे हैं रोज, तो 1000 ट्रांजेक्शन हो गए रोज की। अब रोज के 1000 ट्रांजेक्शन का मतलब ये हो गया पूरे साल के, अगर आप 300 दिन ओपन हो तो 3 लाख ट्रांजेक्शन, पूरे साल की 3 लाख आपकी सेल ट्रांजेक्शन है खाली। ये तो कौन सी ट्रांजेक्शन है, जो माल बेचा उसकी, खरीदारी की ट्रांजेक्शन अलग है, ठीक है। इतनी नहीं होंगी खरीदारी की, क्यों, माल तो बल्क में खरीदते हो ना, बेचते एक एक कस्टमर को अलग अलग हो, लेकिन फिर भी होंगी तो सही ना बहुत सारी। 12 बिजली के बिल की ट्रांजेक्शन होंगी, 12 महीनों की जो है वो गैस के बिल की, 12 महीनों के वाटर के बिल की ट्रांजेक्शन होंगी, इंटरनेट की समझ लो कितनी ट्रांजेक्शन है, तो साल के एंड में समराइज होती है। जैसे कि यूटिलिटी बिल का टोटल क्या आ रहा है, एक टोटल बता दिया, ये समराइज कहलाया। अगर ओनर को पूछना कि 12 अलग अलग बताओ, तो 12 अलग अलग की वर्किंग भी मौजूद है, वो बुक कीपर ने जो हमारी क्लर्क ने जो लिखी थी ना सारी, वो उसकी वर्किंग से दिखा देंगे, लेकिन अकाउंटेंट समरी पेश करता है, लेकिन ठीक है। तो समराइज करता है अकाउंटेंट, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने के बाद समराइज होती है, रिकॉर्ड तो डेली होती है। समराइज ये है कि आप कब अकाउंट, आपका ओनर कब अकाउंट, अगर आपका ओनर क्वार्टरली अकाउंट मांगता है तो हर 3 महीने में समराइज करनी पड़ेगी। आपका ओनर कहता है हर हाफ ईयरली में मुझे हिसाब किताब दो, तो आपने 6 महीने बाद समराइज करना पड़ेगा, ठीक है। समराइज करने के बाद आप क्या करते हो, रिपोर्ट करते हो ओनर को कि जी ये, और वो रिपोर्ट किस फॉर्म में करते हो, वो समराइज किस फॉर्म में भी होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में, किस फॉर्म में समराइज होती है, ठीक है, जो कि रिपोर्ट करते हो आप। मुझे उसूलन इसको यहाँ बनाना चाहिए, ठीक है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैंने आप लोगों को, अगर बिजनेस स्टडीज से जो चला आ रहा है तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपके पास 4-5 अलग अलग किस्म की स्टेटमेंट्स होती है, जिसमें एक होती है इनकम स्टेटमेंट जो बताती है बिजनेस में पूरे साल प्रॉफिट कितना हुआ है, एक होती है बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट के बिजनेस में कैश कितना है, ठीक है, एक होती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कि ओनर का बिजनेस में कितना पैसा रह गया, ठीक है, और बाकी नोट्स टू द अकाउंट्स होते हैं जो बाकी 4 स्टेटमेंट्स की एक्सप्लेनेटरी वर्किंग होती है, ये अभी सब आगे पढ़ने का है। तो आप ये जो इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो, ये अकाउंटिंग के नतीजे में बना रहे हो ना, और इनकम स्टेटमेंट में पता चलता है प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है। तो अकाउंटिंग का एक पर्पस क्या है, ये मेजर करना कि प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो कितना हुआ है बिजनेस में।
तो इससे आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस पता चलती है। अगर एक ओनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है और वो काम होते हुए देख रहा है, उससे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन उसको, वो उससे ही नहीं पता चलेगा कि बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो उसको पता तो अकाउंटिंग से चलेगा। देखने में लग रहा है लेबर बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत जान मार रही है लेबर, लेकिन फिर भी ओनर को कुछ अर्से में ऐसा लगता है मेरी जेब से तो पैसा जाएगा, सिर्फ हो क्या रहा है, लेबर तो इतनी इंटरेस्टेड है काम करने में, मसला क्या हो रहा है। तो पता चलता है लेबर है तो बड़ी इंटरेस्टेड काम करने में, लेकिन बहुत महंगी है वो, क्योंकि सैलरीज भी उतनी ही निकल रही है जितने का माल नहीं बिक रहा है, तो लॉस में जा रहे हैं हम। तो बिजनेस परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। या अगर ओनर को लगता है बहुत माल बन रहा है, बहुत माल बिक रहा है और बहुत लेबर है, बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन वो पैसे का हिसाब किताब प्रॉपर तरीके से अगर नहीं होगा तो ओनर को समझ में नहीं आएगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हो सकता है कि वो उस वक्त प्रॉफिट दिख रहा हो तो हम और एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हैं, यार जितने ज्यादा एम्प्लॉयज डालूंगा उतना प्रॉफिट होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ओनर को अगर तरीके से अकाउंटिंग रिकॉर्ड मिल जाए और ये पता चल जाए कि लेबर कॉस्ट कितनी बन रही है, फिर हो सकता है उसके कंपेरेटिव डिसीजन मेकिंग में भी जाएगा कि यार अगर मैं लेबर को हटा के मशीनरी लगा दूं, ये लेबर मैंने लगाई हुई जो माल उठा के डब्बे बना के उठा के कंटेनर में अपलोड करती चली जाती, ये रोज की जो 50 अफराद जो है ना सिर्फ माल कार्टन में उठा के जो ट्रक में लोड करता है, इसकी जगह अगर मैं 2 क्रेन्स ले लूँ, फोक लिफ्ट ट्रक देखे ना, इसके 2 फोक्स निकले होते हैं और माल को उठाते हैं, तो पेटियों में पूरी पेटी उठा के कंटेनर में डाल देगी, माल के गिरने का भी रिस्क कम होगा, किसी के डैमेज होने का भी रिस्क कम होगा और लेबर कॉस्ट भी नहीं जाएगी रोज की। तो ये डिसीजन मेकिंग करने के लिए उसको पता होगा 2 ही बंदे चाहिए उसके लिए, 2 फोक लिफ्ट ट्रक है तो 2 ही ड्राइवर चाहिए, कहाँ 50 अफराद, ठीक है। तो 50 में से ले दे के 40-45 अफराद हो सकता है वो फिर कम करते, तो उसको पता चलेगा वाह यार सैलरी में कितना सेव हो गया। ये कैसे पता चलेगा, लिखे हुए नंबर्स होंगे तब कंपेयर कर सकता है वो। सो परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए अकाउंटिंग जरूरी है। आगे फ्यूचर कोई भी प्लानिंग करनी हो आपने, आपकी जो अकाउंटिंग हो गई, ये फर्क करना भी इसी स्टेज पे सिखा रहा हूँ, जो चीज जो बिजनेस के अंदर गुजर गया उसकी होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। जो हो चुका, मिसाल के तौर पर ओनर ने पैसे दिए, माल खरीदा, बिजली का बिल पे किया, माल बेचा, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करवाया, कुछ माल इंपोर्ट करवाया, उसकी इंपोर्ट ड्यूटीज पे कर दी, ये सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये हो चुकी, रिकॉर्ड करते चले जाओ और समराइज करके उसको रिपोर्ट कर दो, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है। जो होगा वो कहलाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या उसको कॉस्टिंग भी कहते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोल दो या उसको कॉस्ट अकाउंटिंग भी बोल सकते हो आप, कॉस्ट अकाउंटिंग। और इसका ताल्लुक होता है प्लानिंग से। कॉस्ट अकाउंटिंग कौन से स्टेज की है, प्लानिंग। ये होगा, ये वो वाली अकाउंटिंग है, ठीक है। और ये जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये हो चुका उसकी अकाउंटिंग, ठीक है। तो जो हो चुका उसकी ट्रेंड्स को पकड़ के फ्यूचर प्लानिंग भी तो कर सकते हैं। ये भी एक फायदा ना कि इस साल हमारा कितना मुनाफा हुआ, तो उसके बेसिस पे फ्यूचर प्लान बना सकते हैं कि अगले साल इस हिसाब से हमारा कितना मुनाफा हो सकता है। तो अगले साल जितना मुनाफा हो सकता है उस मुनाफे को अगर हमें और बढ़ाना हो तो अगले साल हमें मार्केटिंग एक्सपेंस भी करना पड़ेगा। तो ये ट्रांजेक्शन हो नहीं चुकी, ये करेंगे। जो करेंगे वाली जितनी भी अकाउंटिंग होती है, बजटिंग जैसे हम कहते हैं, वो सारी की सारी कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हिस्सा है। जबकि जो सब कुछ हो चुका वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हिस्सा है। तो प्लानिंग डिसीजन मेकिंग के लिए कैसे काम आती है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, वो हमें उससे ट्रेंड्स पता चलती है कि अब तक कैसे हम परफॉर्म कर रहे हैं, अब तक बिजली के बिल क्या आ रहे हैं, उस हिसाब से आगे क्या आएंगे बिजली के बिल। बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ असेस की जा सकती है। एक तो बिजनेस परफॉर्म कैसा कर रहा है और बिजनेस की करंट पोजीशन क्या है। एक तो परफॉर्म कैसा कर रहा है मतलब रोजमर्रा कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, और बिजनेस की करंट पोजीशन क्या है मतलब बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, उसमें से करंट एसेट्स कितने और करंट लाइबिलिटीज कितनी है। क्या हमारे पास इतने करंट एसेट्स हैं हम करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सके, अगर उतने नहीं है तो हमारी लिक्विडिटी खतरे में है। क्या बिजनेस में ओनर का ज्यादा पैसा लगा हुआ है या लाइबिलिटीज का ज्यादा पैसा लगा हुआ है, सही। तो सारी चीजें फाइनेंशियल हेल्थ बताती है बिजनेस की, और ये भी अकाउंटिंग के नतीजे में होता है। बाकी टैक्स कैलकुलेट करने में आपको अकाउंटिंग मदद देती है। तो इसी वजह से आपके जिम्मे छोड़ा गवर्नमेंट ने कि आप एक बिजनेस है तो आपके जिम्मे है आप अपनी अकाउंटिंग करो। गवर्नमेंट को एक प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के साथ वर्किंग चाहिए जिसमें प्रॉफिट दिख रहा हो और उस प्रॉफिट पे टैक्स किस तरह अप्लाई होता है।
और अगर आप ये नहीं करेंगे या बिल्कुल वीक तरीके से वो अकाउंटिंग आपने की हुई है तो गवर्नमेंट आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है, टैक्स अथॉरिटीज, या आपको बोल सकते हैं, आपको डिमांड कर सकते हैं आप बेहतर करें अपने अकाउंटिंग। और अगर आप एक कंपनी है तो कंपनी को तो बाय लॉ, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बिलखुसूस, उसको तो बाय लॉ कंप्लाई करना है। कंप्लायंस का मतलब उसूल पे चलना, कंप्लायंस लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, उसूल पे चलना। तो कंपनीज को तो बाय लॉ, प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को अकाउंटिंग एक प्रॉपर फॉर्मेट में करनी होती है, और वो प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है उस सब पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है, ताकि उस प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर ही आपका प्रॉफिट आ रहा हो, उसके जरिए फिर जो है ना टैक्स क्रिएट हो रहा। क्यों कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को क्यों जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से या ये लाजिम किया गया कि आपने एक प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करके अकाउंटिंग करनी है? जो शेयर होल्डर है वो कंपनी के अंदर आके नहीं बैठता, उसकी तो रसाई नहीं है ना, वो तो उसके पास तो एक्सेस ही नहीं आपके प्रॉपर सारे अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स का। तो कम से कम शेयर होल्डर तक जो पहुंचे, फॉर्मेट के अंदर पहुंचे, तो गवर्नमेंट को कौन बताएगा? ऑडिटर्स, शेयर होल्डर्स, ऑडिटर शेयर होल्डर को बता देंगे। शेयर होल्डर जो है वो केस कर देंगे कंपनी डायरेक्टर्स पे कि प्रॉपर अकाउंटिंग फॉर्मेट फॉलो नहीं किया गया, पूरे साल डायरेक्टर्स ने सैलरी ली जिस चीज़ को वही काम नहीं किया, ठीक है। अच्छा जी, फिर बेंचमार्किंग एंड कंपैरिजन के भी काम आते हैं अकाउंट। बेंचमार्क का मतलब आप अपने टारगेट सेट करते हो ना, जो फॉर एग्जांपल हमारा बेंचमार्क है कि हमारा 25% प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो एक बेंचमार्क कैसे सेट हुआ? कभी आपका नेट प्रॉफिट आया होगा, उस नेट प्रॉफिट को आपने अपनी सेल्स से कंपेयर किया होगा कि अगर हम 10,000 का माल बेचते हैं तो उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और तमाम दीगर एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, जो तमाम एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद 10,000 का जो माल बेचा उसमें तमाम एक्सपेंस माइनस करने के बाद 250 का, अगर 2,500 का प्रॉफिट बचा है तो 25% बचा है। इसका मतलब है 2,500 का प्रॉफिट 10,000 में से बचना मतलब 25% प्रॉफिट। ये आपने बेंचमार्क सेट कर दिया कि अब अगले साल हमारा जो भी प्रॉफिट होगा वो कम से कम 25% तो होना चाहिए। तो बेंचमार्किंग के लिए भी काम आती है अकाउंटिंग, फ्यूचर टारगेट सेट करने के लिए, वही जो मैंने कहा ना, बजटिंग के लिए भी काम आती है। किसी और की हुई अकाउंटिंग, किसी और कंपनी की अकाउंटिंग आपकी कंपनी के साथ कंपेयर करने के लिए काम आती है, ठीक है। रोल ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर प्रोग्रेस एंड डिसीजन मेकिंग। सो ये बात हमारी ऑलमोस्ट ऊपर यहाँ पर भी जो लिखी हो ही गई है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्या किरदार है, क्या रोल है बिजनेस के प्रोग्रेस के लिए, बिजनेस में डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। एक तो ये कि आपको आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस पता हो, अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता हो तो उसी हिसाब से आप बिजनेस के फर्दर डिसीजंस लेते हो। अगर आपके बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है आप एक्सपेंशन की तरफ जा सकते हो। अगर करंट बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बुरी है तो आप क्या एक्सपेंशन के प्लान बना रहे हो? अभी अपना जो करंट बिजनेस है वही सही ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो जो भी पैसा आप एक्सपेंड करने के लिए लगा रहे हो ये घाटे में ना अभी जा रहे, तो पहले इसको तो इंप्रूव कर दो। समझ आ रही है? एक सुपर स्टोर है जो बंद होने के करीब है क्योंकि उसके इन्वेंटरी लेवल्स नीचे आते जा रहे हैं और उस सुपर स्टोर को जरूरत है कि उसके ऊपर 1 करोड़ रुपया लगाया जाए, वो सुपर स्टोर एक और ब्रांच खोलने लग रहा है, नुकसानदेह है ना। वो माल कौन देगा उसे? क्योंकि यहाँ के सप्लायर्स जो हैं वो यहाँ पर माल अभी नहीं दे रहे, इन्वेंटरी लेवल्स नीचे आ रहे। क्यों? क्योंकि सप्लायर्स का जो क्रेडिट है वो बहुत बढ़ गया, उधार बढ़ गया है। सप्लायर्स कह रहे हैं पहले वो क्लियर करो, वो क्लियर किए बगैर एक और सुपर स्टोर खोलूं, वहां कौन माल देगा? है तो मेरी ही चेन ना, समझ आ रही है? सो अगर फाइनेंशियल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है तो आप उस हिसाब से डिसीजन लोगे, लेकिन इसका पता चलना जरूरी है ना कि फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है कि नहीं है। और ये कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग की मदद से, हिसाब किताब की मदद से, ठीक है। फिर वही अगर आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आप एक दफा असेस कर लो तो बहुत सारी प्लानिंग भी आपके लिए आसान हो जाती है और उस प्लान के हिसाब से डिसीजन मेकिंग करते हो आप सारी। कि प्लान तो ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं ना, एक प्लान ये है, प्लान ए ये है कि अगर हम बनाते हैं प्रोडक्ट खुद तो हमारी क्या प्रॉफिटेबिलिटी। एक प्लान बी ये है कि अगर हम प्रोडक्ट बनाते खुद नहीं, इससे बेचते हमें, बनी बनाई कहीं और से खरीदते हैं। या प्लान सी है कि हाफ पार्ट्स ऑफ द जो प्रोडक्ट के अंदर लगने हैं वो बने बनाए खरीद के असेंबल हम करें, पूरी प्रोडक्ट बनी बनाई भी ना खरीदें और पूरी जीरो से भी ना बनाएं, बने बनाए पार्ट्स मंगवाएं, फैक्ट्री में असेंबल करें, जैसे पाकिस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री करती है, ठीक है। अगर सुजुकी की बात करें, टोयोटा की बात करें, इंडस मोटर्स जो बनाती है कोरोला, तो वो क्या करते हैं, कोरोला की गाड़ी अगर वो बना रहे तो वो पार्ट्स इंपोर्ट करके उसको असेंबल करते हैं। कुछ पार्ट्स यहाँ भी बनते होंगे लेकिन खुद वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे होते, पार्ट्स लेते हैं और उनको असेंबल करके। ये भी नहीं कि बनी बनाई गाड़ी इंपोर्ट करके बेचें, वो बहुत महंगा पड़ेगा और पार्ट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने की फैसिलिटी नहीं है, तो इंपोर्ट करके एटलीस्ट असेंबल तो कर सकते हैं। सो
दैट कैन ऑल्सो बी अ डिसीजन कि मैं खुद बनाऊं या मैं बना बनाया खरीदूं या पार्ट्स खरीद के असेंबल करूं। 3-4 डिसीजन, 3-4 अलग अलग हमारे पास पॉसिबिलिटीज है, उसमें से कौन सा वाला डिसाइड करना है, फिर उसमें क्या टारगेट सेट करना है, सब डिसीजन मेकिंग का हिस्सा आ जाता है। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग की हद तक नहीं है, उसका कंट्रोल भी करता है। मैनेजमेंट के मैंने पहले भी बताया, जो बिजनेस, मेरी अजम्पशन ये आप बिजनेस स्टडीज के कोर्स के बाद ये वाला कोर्स करो सबसे पहले तो। ठीक है, तो मैनेजमेंट के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, प्लान करना, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। ठीक है ना, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। प्लानिंग के अंदर आप डिसाइड, वो आप प्लान कर रहे होते हो सब कुछ के मेरे पास क्या 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 पॉसिबिलिटीज है, कितनी कैपेसिटी है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, जिससे मैं क्या क्या कर सकता हूँ। फिर उसमें से कोई ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हो कि ठीक है हमारे ये ऑप्शन है, तो ये प्लानिंग प्लस डिसीजन मेकिंग हो गई कि आपने डिसाइड कर दिया मैं कौन से कोर्स ऑफ एक्शन की तरफ बिजनेस को लेके चलूंगा। और प्लान और डिसीजन मेकिंग करते हुए आप कुछ टारगेट्स भी सेट करते हो कि फॉर एग्जांपल हमारी मार्केटिंग टीम के क्या टारगेट है, उन्होंने पूरे साल कितनी सेल करनी है, उस हिसाब से प्रोडक्शन टीम के क्या टारगेट है कि उन्होंने इतने यूनिट्स बनाने भी है ताकि वो बिके। सही है, तो ये आपने टारगेट सेट किए हुए, तो फिर कंट्रोल करते हो कि क्या वो टारगेट्स मीट हो रहे हैं कि नहीं। तो अकाउंटिंग आपको मदद देती है ये इंश्योर करने के लिए कि 1 महीना गुजरा, अगर महाना अकाउंटिंग हो रही है, 1 महीना गुजरा, 1 महीने में सामने आ गया कि आपने एस्टिमेट किया था कि आपके पर मंथ जो है वो मिसाल के तौर पे 10,000 पेयर्स ऑफ पैंट्स बिकेंगी। ठीक है ना, 10,000 जो है वो पैंट्स सेल होंगी, आपका ये टारगेट था। अब पहले महीने के, हर महीने का, लेकिन पहले महीने के अंदर ही अकाउंटिंग के तहत तो पता चल रहा है सिर्फ 6,000 बिकी, तो इससे क्या हो गया, अकाउंटिंग के तहत पता चला वो, इससे ये फायदा हो गया कि आप वहीं कंट्रोल करोगे फौरी तौर पे, क्योंकि आपने टारगेट सेट किए हुए थे, टारगेट्स सेट किया और टारगेट्स मीट नहीं हुए, पता चला अकाउंटिंग की मदद से, तो वहीं कंट्रोल करोगे कि कौन से एम्प्लॉइज हैं जो स्लो परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से सुपरवाइजर हैं जिनकी टीम्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। ठीक है, तो इस तरह से करके फिर आप राइट डिसीजन लोगे मजीद। तो प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल के लिए काम आती है अकाउंटिंग। तो यहाँ केपीआईज का मतलब यही है जो मैंने बताया ना, कंट्रोल्स, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। केपीआई क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। एक केपीआई की अगर मैं मिसाल दूं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये होते हैं केपीआईज। ठीक है, एक कॉल सेंटर है, उसके अंदर एक केपीआई सेट किया हुआ है कि एवरेज हैंडलिंग टाइम 2 मिनट्स है कॉलिंग एजेंट का। 2 मिनट्स के अंदर वो कस्टमर जिसने कॉल की है उसकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दे। कुछ कस्टमर्स होते हैं जिनकी ज़्यादा होती है, बहुत लंबे सवाल होते हैं, और ये कॉलिंग एजेंट का कोई कसूर नहीं, बट अगेन उसकी किस्मत है कह दो, वो कितना अच्छे तरीके से उनको टैकल करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं ना, छोटी सी बात पूछनी होती है, ठीक है, तो आप कहते हो हाँ हम आपको सारी डिटेल्स जो है एसएमएस कर देते हैं, तो वो हो सकता है 1 मिनट या 30 सेकंड की कॉल हो। तो एवरेज पूरे दिन की कॉल जो है ना, एवरेज हैंडलिंग टाइम अगर उन लोग का 2 मिनट्स का केपीआई बना हुआ है कि आपका एवरेज हैंडलिंग टाइम कस्टमर को वो 2 मिनट्स होना चाहिए, तो ये केपीआई है। अब ये केपीआई ब्रीच होता है अगर जिस 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 कॉलिंग एजेंट का टाइम 2 मिनट्स की जगह 3 मिनट्स है, तो वो अपने सेट टारगेट से 50% ज्यादा सर्व कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि 3/2 करेंगे तो ये आएगा 1.5, 0.5 टाइम्स ज्यादा ले रहा है वो, हमारे केपीआई सेट किया हुआ उससे जो 0.5 टाइम्स वो ज्यादा ले रहा है। अब आप सोचो ऐसे तमाम लोग हों अगर जो 0.5 टाइम्स ज्यादा ले रहे हो, तो जहां 10 लोगों की रिक्वायरमेंट थी वहां शायद हमें 13, 14, 15 लोग चाहिए हो, क्योंकि हर बंदा ही कॉल अगर कम टाइम लेके कॉल हैंडल कर ले तो नंबर ऑफ कस्टमर्स को ज्यादा डील कर लेंगे, तो कम कॉलिंग एजेंट्स की जरूरत होगी। लेकिन हर कॉलिंग एजेंट ज्यादा टाइम ले रहा होगा तो कम नंबर ऑफ कॉल्स डील कर पाएगा वो, तो फिर हमें एजेंट ज्यादा बैठाने पड़ेंगे। और सिर्फ एजेंट की सैलरी नहीं होगी, फिर एजेंट के लिए पीसी, फोन सेट, फिर बिजली का इंतजाम, उसके लिए एसी का इंतजाम, समझ, वो सारे एक्सपेंसेस। तो ये केपीआई की एक मिसाल थी। तो इसी तरीके से आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जरिए आप बहुत सारे केपीआई सेट कर सकते हो अकाउंटिंग की मदद से। तो ये रोल है अकाउंटिंग का। और फिर आपकी जो रिपोर्टिंग वाला रोल जो है ना, कि आप अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, बिजनेस के स्टेक होल्डर्स में सबसे टॉप ऑफ द लाइन कौन है, बिजनेस का ओनर, या कि कंपनी के ओनर की बात करें तो शेयर होल्डर, तो उनके साथ आप कम्युनिकेट करते हो। और इसके अलावा सिर्फ उन्हीं के साथ ही दीगर बहुत सारे और स्टेक होल्डर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं। कोई अगर किसी कंपनी का एम्प्लॉय बनना चाहता है, वो उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकलमंद होगा तो देखेगा,
जो की पोजीशन पे जा रहा है ना, किसी डायरेक्टर लेवल की पोजीशन पे या मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट की पोजीशन पे जा रहा है, वो जरूर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेगा कि बिजनेस की क्या है, बिजनेस की क्या प्रॉफिटेबिलिटी है। तो उस अकाउंटिंग को देख के वो डिसाइड कर पाएगा कि कितना बड़ा बिजनेस है, उसी हिसाब से वो उसको अपनी ग्रोथ नजर आएगी तो जाएगा उस जगह। क्लियर है? सो बहुत सारी आपकी अकाउंटिंग की वजह से फायदा ये होता है, आप एक्सटर्नल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कम्युनिकेट भी कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद है द अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि हमारा सेकंड हेड है पहले यूनिट का।